हेलो, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम टू महिंद्राज ऑनलाइन क्लासेस। महिंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ से लगातार हर एक एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, मतलब अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो इन पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, इनसे क्वेश्चन तो आपको बैंकिंग में भी देखने मिल जाते हैं, राइट। तो सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नदियों के अववाह तंत्र के बारे में। हम सभी जानते हैं हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, राइट। गंगा नदी के बारे में आज हम बात करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलती है और अपना पानी कहाँ पर विसर्जित करती है, कहाँ पर छोड़ती है। क्योंकि नदियों का तो डेस्टिनेशन ही है कि समुद्र में मिल जाना। नदियों का तो डेस्टिनेशन ही होता है कि समुद्र में अपना पानी छोड़ देना, विसर्जित कर देना। तो आज हम गंगा नदी और उसके अववाह तंत्र के बारे में, मतलब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि डेली शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पर क्लास होती है। तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पॉलिटी ख़त्म हो गया है, साथ ही साथ साइंस भी हमने ख़त्म कर लिया है। इसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा तो इन सारे वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। और जो भी डाउट है तो चैट सेक्शन तो आपके लिए आप हमेशा ओपन है, आप चैट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं इसके पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसका जो पीडीएफ होता है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास ओवर होने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद ये वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे आपको दो फायदे हैं, आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और बार बार आप इनको रीड कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे गंगा नदी अववाह तंत्र के बारे में। बस एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। आपका जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, आप जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ करते हैं वहाँ पर इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। तो देखिए, भारत में बेसिकली दो प्रकार की नदियाँ हैं, है ना। दो प्रकार की नदियां भारत में हैं। एक होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जो किसी ग्लेशियर से निकलती हैं। जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां होती हैं ना, उनमें हमेशा पानी रहता है, पूरे साल 365 दिन उनमें पानी रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से पिघल कर, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तब वो नदियां बन रही हैं। ठीक है, तो जनरली नॉर्थ साइड की जो नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ऊपर की साइड की, मतलब नॉर्थ की जनरली जो नदियां हैं वो सभी ग्लेशियर से निकलती हैं और सदा नीरा होती हैं, हमेशा 12 महीने इनमें पानी रहता है। लेकिन अगर भारत में हम बात करें प्रायद्वीप, मतलब नीचे हम साउथ में बात करें, तो साउथ में क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो मानसून पे डिपेंड करती हैं। अगर बारिश अच्छी होगी तो इन नदियों में पानी होगा, बारिश कम होगी तो नदियों का पानी सूख जाएगा, मतलब सूखा पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार की नदियां हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियों का सिस्टम है और एक प्रायद्वीपीय भारत, मतलब पेनिनसुला रिवर सिस्टम है। अब यहाँ पर एक शब्द मैंने प्रयोग कर लिया है, पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की नदियां। इसका क्या मतलब हुआ? जमीन का ऐसा कोई भी टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से, मतलब समुद्र से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो अगर इस टुकड़े की बात करें यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है इंडियन ओशियन और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला की जो रिवर होती है वो मानसून पर निर्भर करती हैं। हम तो जानते हैं कि भारत में जो जलवायु है वो भी मानसूनी जलवायु है, राइट। जब भारत में मानसून आता है, बारिश होती है, तो इन नदियों में पानी रहता है, नहीं तो ये नदियाँ क्या होती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, जो किसी ग्लेशियर से निकलती हैं, उनमें हमेशा 12 महीने पानी रहता है। तो क्यों ना, हम जान चुके हैं कि नदियों का डेस्टिनेशन है समुद्र में मिल जाना, राइट। नदियों का डेस्टिनेशन है समुद्र में अपना पानी विसर्जित कर देना, और एक बार नदियों का पानी अगर समुद्र में मिल जाता है तो पानी तो हो गया सॉल्टी, फिर हमारे किसी उपयोग का नहीं होता।
तो क्यों ना जो नॉर्थ साइड की नदियां हैं, जो हिमालय से नदियां निकल रही हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, मतलब पेनिनसुला की रिवर है, इन लोगों को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी, इरिगेशन सिंचाई में हम इनका उपयोग कर सकेंगे, पीने योग्य पानी सभी को अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। उस नदी जोड़ो परियोजना में हम क्या कर रहे हैं? हिमालय की नदियों को हम प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुला की नदियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज हमको समझ में आई। तो नदियां कहाँ से निकलती हैं, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और फिर समुद्र में जाके मिल जाती हैं, इन्हीं की स्टडी करना ड्रेनेज सिस्टम या अववाह तंत्र कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी का अववाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई होती है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल बर्ड होते हैं, वैसे हमारी नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में हमने गंगा को दिया है। राष्ट्रीय नदी या नेशनल रिवर का जो हमने दर्जा दिया है गंगा रिवर को, वो कब दिया है? 2008 में दिया है। आपने देखा होगा कि कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि नदियों को साफ करो, प्लास्टिक हटाओ, कचरा साफ करो, उनको गंदा ना करो, है ना? तो लोग तो भी नहीं मान रहे हैं। जैसे कि 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी गंगा नदी के घाट हैं उन सभी घाटों की साफ सफाई करना, गंगा नदी को पवित्र करना, वापस से उसको साफ करना, पॉलीथिन वेस्ट को हटाना, ये सभी काम इस प्रोजेक्ट के अंदर किए जाने थे। तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन इसके बाद भी तो लोग गंदगी करते ही हैं, कचरा डालते हैं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी नदी में बहा दिया जाता है, शवों को बहाया जाता है, मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। तो बहुत सारे तरीकों से नदियां क्या होती हैं? पॉल्यूटेड होती हैं, प्रदूषित होती हैं। तो लोग नदियों को गंदा ना करें, इसलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में बहुत अच्छा निर्णय दिया। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि गंगा और यमुना लिविंग ह्यूमन बीइंग है, जीवित मानव है, और इनको अगर कोई प्रदूषित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको वही सजा मिलेगी जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने में आपको दी जाती है। तो जीवित मानव का दर्जा गंगा और यमुना को दिया गया है भारत में, याद रह जाएगा। तो 2008 में राष्ट्रीय नदी बना दी, 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया। इतनी बातें हमें गंगा के बारे में पता चली। और क्या प्रश्न यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम में? तो पहला प्रश्न यहाँ से फ्रेम किया जाएगा, जिनके आंसर आप चैट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न यहाँ से फ्रेम किया जाएगा कि बताएं गंगा नदी के किनारे कौन सा सबसे बड़ा शहर स्थित है ना? नदियों के किनारे कौन से शहर है? यहाँ से लगातार प्रश्न आते ही हैं एग्जाम में, हम सभी जानते हैं। जो लोग एग्जाम की लगातार तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, उनको पता ही होगा इस बारे में। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, अब वीडियो को रोकिए और आंसर दीजिए चैट सेक्शन में। तब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ। हाँ जी, तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। अगर प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि चलो ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा कैपिटल सिटी कौन सा है, राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर दीजिए कि सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है गंगा रिवर के किनारे। तो हम बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की कैपिटल हम सभी को पता है पटना, और बिहार की कैपिटल जो पटना है वो गंगा नदी के किनारे ही तो स्थित है, गंगा नदी के किनारे ही तो स्थित है। तो ये बातें हमको यहाँ से पता चलती हैं। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम कुछ और बातें यहाँ पे गंगा रिवर के बारे में जानेंगे। तो सुनिएगा, एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की प्रयास करती हूँ। गंगा नदी के उद्गम की कहानी हम देखेंगे। गंगा को गंगा कब कहते हैं, ये बात जानना भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली गोमुख से, एक हिमानी है, सतोपथ हिमानी गोमुख। तो गोमुख से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है अलकनंदा। उस नदी का नाम क्या है बेटा? अलकनंदा। और इसी अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ स्थित है।
ठीक है। तो अलकनंदा रिवर गोमुख से निकलती है। अब पहाड़ से किसी एक पहाड़ से, एक ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है और नदी निकलते निकलते पहाड़ से नीचे आएगी, उतरेगी। जब कोई नदी पहाड़ से नीचे उतर रही है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां उसमें आकर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां उस बड़ी नदी में आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो वही होगा अलकनंदा के साथ। अलकनंदा गोमुख से निकल रही है, बद्रीनाथ इसके किनारे स्थित है। अलकनंदा पहाड़ों से जमीन पे आ रही है। जब अलकनंदा पहाड़ों से जमीन में आएगी तो कुछ दूरी चलने के बाद अगली नदी है धौली गंगा। धौली गंगा, तो अलकनंदा से धौली गंगा नदी आकर मिल जाएगी। अलकनंदा से धौली गंगा रिवर आकर मिल गई। ठीक है, चलो इसी डायग्राम को यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने कहा कि गोमुख से एक नदी निकली है और उस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा रिवर जो है वो अलकनंदा से आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो धौली गंगा और अलकनंदा मिल गए हैं। कुछ दूर चलने पे, थोड़ा और आगे चलने पर अलकनंदा से एक और नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है पिंडार। तो पिंडार रिवर जो है वो मिल जाती है अलकनंदा से। अभी अलकनंदा फिर भी पहाड़ों से नीचे आ रही है और थोड़ी दूर चलने के बाद अगली नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। जिसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी भी अलकनंदा से मिल गई। और कुछ दूर चलने पर एक और नदी है जो अलकनंदा से मिलती है जिसका नाम है भागीरथी। जिसका नाम है भागीरथी। और जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर आपस में मिलते हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है, इनको मिलने के बाद हरिद्वार से इसे गंगा कहते हैं। तो हरिद्वार में अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाते हैं तब इस नदी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। इसके पहले तो हम इसको अलकनंदा कह रहे थे। जब अलकनंदा और भागीरथी मिल गए हरिद्वार में तो हमने इसे गंगा कहना शुरू कर दिया। बात क्लियर हो रही है? तो आइए अब डायग्राम पे वापस चलेंगे। तो मैंने कहा कि गौमुख से अलकनंदा निकलती है, पहाड़ों से उतर रही है। अलकनंदा से अगली नदी जो आकर मिल रही है वो कौन सी है, धौली गंगा है। अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलते हैं उस जगह को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो प्रयाग से भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैच द कॉलम में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर अलकनंदा थोड़ा और नीचे आ रही है और अलकनंदा से पिंडार रिवर आके मिल रही है। अलकनंदा और पिंडार जहां पे मिलते हैं उसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा इक्वल टू विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार इक्वल टू कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब अलकनंदा रिवर जो है वो थोड़ी और आगे बढ़ेगी जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो अलकनंदा नदी से अगली नदी जो आके मिल रही है वो है मंदाकिनी। आपका केदारनाथ जो है वो इसी मंदाकिनी रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, आपका जो केदारनाथ है वो इसी मंदाकिनी रिवर के किनारे स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलते हैं उस जगह को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उस जगह को, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब अलकनंदा फाइनली थोड़ा और नीचे आएगी और गंगोत्री से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल रहे हैं और उस जगह का नाम है देवप्रयाग हरिद्वार में, जिसके बाद हमने से देखी क्या कहा, गंगा कहने लगे। इतनी पिक्चर आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। एक बार रिपीट कर रही हूँ, अलकनंदा प्लस धौली गंगा इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार इक्वल टू कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू रुद्र प्रयाग और भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू देव प्रयाग। देव प्रयाग हरिद्वार में और हरिद्वार में ही अलकनंदा प्लस भागीरथी को हम क्या कहने लगते हैं, गंगा कहने लगते हैं। ठीक है, जैसा कि गंगोत्री से गंगा रिवर या भागीरथी रिवर निकल रही है वैसे ही बंदरपूछ के नाम की एक जगह है, वहां पे यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है और गंगा के समानांतर, गंगा के पैरेलल चलते जाती है। लेकिन इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा और यमुना आपस में मिल जाते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। तो फिर अब इम्पॉर्टेंट शहर एक बार मैं आपको बोल देती हूँ कि गंगा के किनारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शहर हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी कि सबसे बड़ा शहर कानपुर है और सबसे बड़ी कैपिटल सिटी पटना है। इसके अलावा बनारस, हरिद्वार, बक्सर, भागलपुर, ये सभी शहर, फतेहपुर, ये सभी शहर भी गंगा रिवर के किनारे हैं। ये सभी शहर भी जो हैं वो गंगा रिवर के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब गंगा की सहायक नदियों पे चर्चा करेंगे। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जो लेफ्ट साइड से नदियां आके के गंगा में मिलती हैं। यमुना गंगा में मिल रही थी लेकिन राइट साइड से मिल रही थी। यमुना गंगा से मिल रही थी प्रयागराज में, लेकिन वो राइट साइड से मिल रही थी, तो वो हमारी राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा होगी। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां है। प्रयागराज, इलाहाबाद में वो दोनों मिल रहे थे। टोटल लेंथ ऑफ गंगा आपको दिखाई दे रहा है 2525 किलोमीटर है। आइए अब हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो लेफ्ट साइड से सहायक नदियां गंगा में आके मिलती उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नदी आ रही है, उत्तराखंड से ही निकल रही है, रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा में आकर के मिलती है। रामगंगा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं वो देखते हैं। तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से निकलती है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या था, हेली, ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है। अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोविड की बात करूं, तो न्यूज़ आई थी ना कि जानवरों में भी कोविड होने का खतरा है। तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये पहला नेशनल पार्क बना था जिसने अपने टाइगर्स को क्वारंटीन किया था, उनको सेपरेट किया था, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया था। मतलब क्वारंटीन करने वाला टाइगर को पहला हमारा जो नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट था। और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो नदी निकलती है वो रामगंगा रिवर निकलती है। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी, ये सभी जो है वो सहायक नदियां हैं हमारी गंगा की। ये गंडक और कोसी, ये जो नदियां हैं ये नेपाल से आती हैं भारत में। ये नेपाल से आती हैं भारत में और गंगा नदी पे मिलती हैं। अब नदियां जब आती हैं, नदियां बार बार अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती हैं और नदियों के रास्ता परिवर्तित होने के कारण क्या होती है, बाढ़ आती है, फ्लड आने के चांसेस होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो उसके बाढ़ आने का रीज़न है कोसी रिवर जो है वो बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। और कोसी रिवर गंगा की सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, सॉर ऑफ बिहार इज कोसी रिवर। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। इतनी बातें हमको यहाँ से पता चली। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी, ये सभी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, लेफ्ट तरफ से सहायक नदियां हैं गंगा की। ठीक है, एक छोटी सी बात यहाँ प्रीवियस वाले स्लाइड में छूट गई है। जो नदी दिख रही है भागीरथी रिवर, इस भागीरथी रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी। क्या नाम है, टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है जो भागीरथी रिवर पर है। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है जो कि भागीरथी रिवर पर है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। आइए अगली बात हम समझते हैं, राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। राइट साइड से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां, जैसा कि हमने बात की कि यमुना बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा सोन अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलती है और सोन नदी जो है वो कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। कहाँ पर, पटना में, बिहार पटना में सोन रिवर से गंगा रिवर मिलती है। ठीक है, अगर सोन रिवर के बारे में हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऋषि थे जो कि हर्षवर्धन के दरबार के एक दरबारी कवि कह सकते हैं, जिनका नाम था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो कवि है वो सोन रिवर के किनारे तपस्या किया करते थे, इसलिए यहाँ पर जो डैम है वो है बाण सागर। बाण सागर जो प्रोजेक्ट है वो सोन रिवर पर है। सोन रिवर पर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बाण सागर। बाणभट्ट के नाम पे प्रोजेक्ट है। ठीक, तो यमुना, सोन और टोन्स, यमुना, सोन और टोन्स, ये तीन नदियां हैं जो कि गंगा की सहायक नदी हैं, राइट साइड से गंगा में आकर के मिलती हैं। ठीक,
अगर यमुना की बात करें तो यमुना भी बहुत बड़ी नदी है, तो यमुना की भी कुछ इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। तो इम्पॉर्टेंट नदियां कौन सी हैं यमुना की? चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये जो चारों नदियां आपको दिख रही हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये सभी जो है वो गंगा की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना जो है वो गंगा से मिल जाती है। चंबल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो चंबल रिवर पे 3 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रन होते हैं जिनके नाम हमको पता होने चाहिए। पहला प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर गांधी सागर प्रोजेक्ट। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है जवाहर सागर, और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो है राणा सागर। तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ये 3 प्रोजेक्ट चंबल रिवर पर है। गांधी सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर और राणा सागर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, ये तीनों प्रोजेक्ट कहाँ हैं? चंबल रिवर के किनारे हैं। आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है कोटा, आईआईटी की क्लासेस के लिए बहुत ही फेमस है। ये कोटा जो शहर है वो भी चंबल रिवर के किनारे स्थित है। कोटा जो शहर है वो भी चंबल रिवर के किनारे ही स्थित है। ठीक है, पहली चीज। अगला, आपने एक और शहर का नाम सुना होगा, छोटा सा, महू। महू जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान के जनक बोला जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली जो है वो महू है, और महू भी जो है वो चंबल रिवर के किनारे है। तो इतनी बातें हमें चंबल के बारे में भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपने लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां देख ली हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, यमुना, टोन्स और सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम समझते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? सहायक नदी वो छोटी छोटी नदियां जो गंगा में आकर के मिल जाएं या किसी भी नदी में आकर मिल जाएं, वो कहलाती हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज। एक और टर्म होता है वितरिका, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। वितरिका का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब जो मेन स्ट्रीम से, जो मुख्य धारा से अलग हो जाए वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। मतलब जो गंगा से अलग हो, जो गंगा में आकर मिले वो सहायिका, और जो गंगा से अलग हो वो वितरिका। अगर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा की बात करें तो हुगली नदी जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि गंगा से अलग हो जाती है, वितरिका है। तो जरा इसको समझते हैं। तो मैंने कहा कि प्रयागराज में क्या हुआ, यमुना और गंगा मिल गए। अब गंगा रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। तो पश्चिम बंगाल से पहले एक जगह है जिसका नाम है फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का बैराज जो एक प्रोजेक्ट भी है जो कि वेस्ट बंगाल में रन होता है। तो गंगा रिवर फरक्का बैराज में आके 2 धाराओं में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट है हुगली, और हुगली रिवर कहाँ चली जाती है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता या कोलकाता जो है वो हुगली रिवर के किनारे है। और दूसरी जो स्ट्रीम है वो भागीरथी कहलाती है, और भागीरथी बांग्लादेश में एंटर करेगी। ठीक है, तो गंगा फरक्का बैराज से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक हुगली के किनारे कलकत्ता स्थित है, और दूसरा है भागीरथी, और भागीरथी जो है वो आगे बढ़ेगी और बांग्लादेश में जाएगी, आगे बढ़ के बांग्लादेश में जाएगी। जब ये गंगा बांग्लादेश में एंटर करेगी तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई। गंगा को बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानेंगे। अब क्या होगा? कुछ दूर चलने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा से आकर मिलेगी। ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा से आकर मिलेगी। जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो उनकी संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। मेघना, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इक्वल टू मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद मेघना कहलाते हैं। यहां ठीक हुआ ये? अब ये मेघना मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिल जाएंगे, और समुद्र कौन सा? बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल।
बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ेंगे। लेकिन पानी छोड़ने से पहले नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर को बहाकर लेकर आते हैं, जिससे ये लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक डेल्टा बनाएंगे। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम क्या है, सुंदरवन। इसका नाम क्या है, सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो देखिए, ये जो नदियाँ यहाँ पर मिट्टी को बहाकर लाई हैं, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा, यहाँ पर जो सॉइल होगी और वेजिटेशन होगा, तो यहाँ पर डेल्टा रीजन में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पीट सॉइल, पीट मृदा। पीट मृदा डेल्टा के रीजन में पाई जाती है। और यहाँ पर जो फसलें होती हैं या फिर वेजिटेशन होता है, वनस्पति पाई जाती, उन्हें हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। तो मैंग्रोव वेजिटेशन और पीट सॉइल जो है वो डेल्टा रीजन में होता है। ये जो डेल्टा है ये दलदली ज़मीन है। ये जो डेल्टा है ये कैसा है, दलदली ज़मीन है। और दलदली ज़मीन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस दलदली ज़मीन में। ठीक है, तो इसलिए 1971 में ईरान में एक कन्वेक्शन हुआ था जिसका नाम है रामसर कन्वेक्शन। और इस रामसर कन्वेक्शन में कहा गया कि भारत में या दुनिया में जहाँ भी दलदली ज़मीन है, वेटलैंड्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। इसलिए सुंदरवन डेल्टा हमारे रामसर साइट का हिस्सा है। सुंदरवन डेल्टा हमारे रामसर साइट का क्या है, हिस्सा है। इस बात को याद रखना है। ये इसे हटा दीजिए। अब जो है वो 39 रामसर साइट हो गई है। अभी जो है वो 39 रामसर साइट भारत में हो चुकी हैं। अभी हाल ही में जो 39 नंबर की रामसर साइट बनी है 2020 में, वो है लोनार लेक। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। तो लोनार लेक को नया रामसर साइट बनाया है। तो वर्तमान में 39 रामसर साइट है। तो देखा हमने कि गंगा गोमुख से निकलती है, अलकनंदा बोल रहे थे, फिर देवप्रयाग में से गंगा बोला। बहुत सारी नदियां गंगा से आकर मिली और फिर गंगा की दो धारा, एक हुगली और भागीरथी बन गई। भागीरथी बांग्लादेश गई, वहाँ पे हमने इसे पद्मा कहा। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद पद्मा मेघना में कन्वर्ट हो गई, मतलब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज इक्वल टू मेघना। और फिर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए इन्होंने अपना पानी विसर्जित कर दिया। तो ये गंगा रिवर का पूरा कहानी था। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगला किसी ड्रेनेज सिस्टम पे बात करेंगे।